सो हेलो गाइस, जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है जहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। किस लिए सॉल्व कर रहे हैं कि जिससे क्या हमारी एक प्रैक्टिस हो जाए और हमारा एक चैप्टर का रिवीजन हो जाए। इससे पहले हम लोग एक चैप्टर का कर चुके हैं जो कि हमारा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 को हम लोग ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को खत्म कर चुके हैं। उसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और लगभग हर तरह के क्वेश्चंस हमने वहां पर सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। जो भी हमारे 1 मार्क होते हैं, 2 मार्क होते हैं, 3 मार्क होते हैं, 5 मार्क होते हैं, डायग्राम बेस्ड होते हैं, हर तरह के सवाल हमने वहां पे सॉल्व कर लिए थे और आज भी हम लोग वही करने वाले हैं। आज बारी हमारे चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रो की आज हम लोग बात करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसा कि लास्ट टाइम भी हुआ था कि हमने क्या देखा था, लास्ट टाइम हमने लगभग सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया था हमारे सवालों में ही। तो क्या था, जो बच्चे ने 1-2 बार चैप्टर को पढ़ा होगा उसका यहाँ पर बेहतरीन रिवीजन हो गया था, ठीक है। और सवाल कैसे लिखना है ये भी मैं आपको सिखाता हूँ, कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। लिखने का तरीका, कहाँ पर डायग्राम हमको रखना है, कहाँ पर डायग्राम नहीं रखना है, कहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, कहाँ पे हम कुछ भी एक्स्ट्रा लिख नहीं सकते, वो हर एक चीज हम आपको बताते हैं वीडियोस में। देखते हैं इसके आगे हमको क्या करना आज है। आते हैं क्वेश्चन। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक चीज मैं तुमको बोलना चाहूंगा जो कि पिछली बार भी हालांकि था, लेकिन इस बार मैंने अलग से उस चीज को रखने का ट्राई किया है। हर एक आंसर के बाद मैंने आपको एक टिप दी है और वो टिप क्या है, मतलब उस आंसर से संबंधित तो है ही वो टिप, लेकिन वो टिप आपकी जनरल टिप भी है। टिप मतलब क्या होता है कि मैंने आपको एक थोड़ा सा ट्रिक दे दिया कि भाई इसको ऐसे कर लो, ठीक है। तो क्या है हमारा, वो आपकी जनरल टिप है जो कि आपके एग्जाम में काम आने वाली है। तो अगर हम यहाँ पर कितने सवाल करने वाले हैं, अगर हम यहाँ पे 12 क्वेश्चन करेंगे, हर तरह के 12 क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो आपको 12 आपको टिप्स भी मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसके आगे हम लोग क्या करना है। पहले सवाल पे हम लोग तुरंत जंप करते हैं। तो पहला क्या, हमारी कैटेगरी आपको पता है क्या है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सभी को पता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग पहले करेंगे, जिसको हम लोग 1 मार्क क्वेश्चन भी बोलते हैं। अब ध्यान से, अब देखो सवाल को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ इस सीरीज में। ये सीरीज आपके लिए ब्लेसिंग, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो क्या इसमें मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ, कैसे क्या करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है और कब करना है। देखना बड़े ध्यान से। क्या पूछा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम इन अ स्पर्म, सीधा सवाल, फंक्शन ऑफ एक्रोसोम इन अ स्पर्म। देखो बड़े ध्यान से, अब देखो सवाल में क्या पूछा, स्पर्म के अंदर एक्रोसोम जो होता है उसका काम क्या है। क्या बोलेगा, द एक्रोसोम कंटेन्स एंजाइम्स लाइक हायालुरोनिडेज, एंजाइम्स लाइक हायालुरोनिडेज दैट हेल्प द स्पर्म पेनिट्रेट द एक्स जोना पेल्यूसिडा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो क्या है, एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो किस चीज में हेल्प करता है, जो हेल्प करता है स्पर्म को एग के मेम्ब्रेन के अंदर घुसने में। एग की मेम्ब्रेन का नाम क्या है, जोना पेल्यूसिडा। तो इस जोना पेल्यूसिडा नाम की मेम्ब्रेन जो कि एग में लगी होती है, जो कि एग की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर पेनिट्रेट करने में, उसके अंदर घुसने में हेल्प करता है कौन, एक्रोसोम, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देना टिप क्या है, लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म केयरफुली एज इट्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। तो क्या है, तुमको जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है वो आपको बहुत केयरफुली याद करना पड़ेगा। तो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आपको बहुत केयरफुली याद करना पड़ेगा। देखना अगला सवाल क्या है, बेसिक सवाल, बेसिक सवाल, एकदम बेसिक सवाल। अगर मैं इसको, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चूज करते हैं इसको, ठीक है। क्या लिखा, नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो क्या है, मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, सीधा सवाल। हार्मोन पूछा है किसके लिए, मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन होता है, सबको पता है, ये चैप्टर आपने एक बार पढ़ रखा है। फेमस हार्मोन है क्या हमारा, ऑक्सीटोसिन। क्या है, ऑक्सीटोसिन, आंसर क्या है हमारा, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब क्या लिखा, रिमेंबर हार्मोन्स एंड देयर रोल्स। क्या है, हार्मोन्स के नाम को याद रखो, इस चैप्टर में बहुत सारे हार्मोन्स आए हैं, उनके नाम को याद रखो और उन सबके फंक्शंस को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखना भाई, बहुत सारा टिप्स ले आए, इतनी खतरनाक खतरनाक कि अगर तुम ये टिप्स को फॉलो कर लोगे तो ये चैप्टर क्या तुम्हारा जनरली बहुत सारा फायदा होगा, ठीक है। तो क्या है, हार्मोन्स को याद करो और उनके रोल्स को आपको याद करना पड़ेगा। अगला देखो, दे आर कॉमनली आस्क्ड इन शॉर्ट क्वेश्चन, वो तो जाहिर सी बात है। अगला सवाल देखो क्या पूछा है, क्या पूछा आपसे, एट व्हाट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन अकर। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में कब, स्टेज पूछा है किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इंपॉर्टेंट चीज ऐसे तुमको
हाईलाइट करना आना चाहिए। क्या होता है जब ओव्यूलेशन होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से स्टेज पे कौन से दिन में कब ओव्यूलेशन होता? सिंपल सवाल है, कब होता है? सबको पता है 14th डे पे, 28 डे का हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, 14th डे पे क्या होता है उसमें ओव्यूलेशन होता है, सबको पता है। रिवीजन तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा भाई, अगर इस सीरीज को फॉलो कर लिया तो रिवीजन तो ऐसा हो जाएगा कि मतलब मजा आ जाएगा। अब देख लो एडवाइस क्या है, टिप क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइमलाइन को आपको याद रखना है। रिवाइज द मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइमलाइन थोरोली इंक्लूडिंग हार्मोनल चेंजेस भी आपको याद करने पड़ेंगे। हार्मोनल चेंजेस भी आपको सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, वाह हार्मोनल चेंजेस ये कर लेना। अगला हार्मोनल चेंजेस भी आपको याद करने पड़ेंगे। अगला देखो, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन एग? ह्यूमन एग का लाइफ स्पैन बताओ कब? ओव्यूलेशन के बाद। ओव्यूलेशन के बाद ह्यूमन एग का लाइफ स्पैन क्या होता है, देखना बड़े ध्यान से। क्या है? द एग रिमेन्स वायबल फॉर 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के 24 घंटे बाद तक हमारा एग जो है वो वायबल रहता है, मतलब उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखना टिप क्या है इसके अंदर है। टिप क्या हमारा? मेमोराइज टाइम फ्रेम्स रिलेटेड टू गैमेट वायबिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन फॉर क्विक आंसर्स। मतलब क्या है, देखना सवाल को समझना क्या लिखा है, टिप समझना क्या है। मेमोराइज टाइम फ्रेम्स रिलेटेड टू गैमेट वायबिलिटी, मतलब क्या है, गैमेट कब तक आपका सही रहता है, कब तक उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, कब तक वो आपका फर्टिलाइजेशन कर सकता है, सारे टाइम फ्रेम्स को याद कर लेना घर पे जाकर के। ये पहला टिप हमारा बोल दिया। अगला टिप देखना, फर्टिलाइजेशन का सारा टाइम फ्रेम आपको याद करना पड़ेगा। ये सब चीजें अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको क्या होगा, फायदा होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सीरीज अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इतनी सारी टिप्स मिल रही है। रिवीजन तो चैप्टर वाइज हो ही रहा है, लेकिन आपको टिप्स इतनी सारी मिल रही है कि जो टिप्स आपके लिए आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अगला देखना, सवाल क्या पूछा आपका, 2 से 3 मार्क्स वाले पे हम लोग आ गए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पर जंप कर चुके हैं। देखना सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एफएसएच। अब देखो रोल पूछा है किसका, एफएसएच का रोल पूछा और एलएच का रोल पूछा, दो हार्मोन्स का रोल पूछा है। कहाँ पर? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। क्या क्या रोल होता है एफएसएच का? अगर पढ़ा है तो पता होगा एफएसएच का रोल क्या होता है। इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ का स्टिमुलेशन करता है कौन? एफएसएच। दूसरा क्या काम है इसका? एस्ट्रोजन हार्मोन को भी प्रोड्यूस कराता है एफएसएच। एफएसएच क्या होता है फुल फॉर्म? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल यहाँ आ गया। एलएच, एलएच सर्ज अगर आपने सुना है तो आप इस चैप्टर को पढ़े हैं, वरना आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ा नहीं है। एलएच सर्ज का मतलब क्या होता है? जब एलएच बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज बोलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज बोलते हैं। समझना, सर्ज इन एलएच ट्रिगर्स, मतलब क्या है, जब एलएच सर्ज होता है तो उससे क्या होता है? आपका ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओवम आपका ओवरी से बाहर आ जाता है, सॉरी। और क्या आपका कॉर्पस ल्यूटियम भी बनता है। टिप देखना, प्रैक्टिस लेबलिंग हार्मोन्स। हार्मोन्स की लेबलिंग को आपको प्रैक्टिस करना है कहाँ पर? ऑन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल डायग्राम। मेंस्ट्रुअल साइकिल डायग्राम आपका दिया है, उसमें हार्मोन्स की लेबलिंग तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल डायग्राम में लेकर के भी आया हूं, अब इसको मैं दिखाऊंगा। तो क्या है, आपको वहां पर हार्मोन्स की लेबलिंग करनी आनी चाहिए, जो कि एनसीईआरटी में साफ साफ दी हुई है। एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है। अगला देखना सवाल क्या पूछा है, क्या पूछा है? डिफरेंशिएट बिटवीन, देखो फेमस क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर चेक करना, भर भर के पूछता है ये वाला सवाल। ठीक है, हर तरह से पूछता है, 1 वर्ड में, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, हर जगह आपसे पूछता है डिफरेंस बताओ। 2 मार्क्स का सवाल है 2 बता दो डिफरेंस, 3 मार्क्स का सवाल है 3 डिफरेंस बता दो, 5 मार्क्स का सवाल है 5 डिफरेंस बता दो, अपना पूरा का पूरा चार्ट बना दो। ठीक है, तो आपको नंबर उसी हिसाब से मिलेगा। देखो क्या बोला इसके अंदर, पहला बात की लोकेशन की, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है? सबको पता है टेस्टिस में होती है। अब इस तरीके से चार्ट बनाना तुमको आना चाहिए। देखो इसको क्या बोला है, कंपैरिजन टेबल्स। कंपैरिजन टेबल्स तुम्हारा मार्क्स बढ़ाते हैं। जैसे मान लो तुमसे पूछ लिया डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन, मान लो तुम्हारे सिलेबस का सवाल है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब इस तरीके से अगर कंपैरिजन टेबल तुमने बना दिया तो उसका भैया आपका टेबल दिखने में अट्रैक्टिव लगता है। ये आपका टेबल देखने में, लिख तो दोगे वैसे तुम, एक बार लिख दिया सेल्फ, फिर एक बार लिख दिया क्रॉस, एक बार लिख दिया स्पर्मेटो, फिर एक बार लिख दिया oogenesis, वो तो आपका हो जाएगा, आंसर तो आपका पूरा हो गया। लेकिन ये जो टेबल होता है, कंपैरिजन टेबल्स आपके देखने में अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, इसलिए क्या बोला गया है कि कंपैरिजन टेबल्स बनाने का ट्राई किया करो हमेशा।
ठीक है, इसमें मिटा रहा हूँ कि अभी हमारे किसी काम का नहीं एग्जाम्पल था, ठीक है, देखना पड़े ध्यान से। लोकेशन क्या है इसका, टेस्टिस, इसका क्या है आपका ओवरी, सबको पता है। ड्यूरेशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद आपका ये लगातार चलता रहेगा। अब क्या है, बर्थ से पहले स्टार्ट होता है, रिज्यूम रहता है प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी के बाद तक, ठीक है। अगला है हमारा प्रोडक्ट, 4 स्पर्म सेल यहाँ बनते हैं, यहाँ क्या एक ओवम बनता है और हमारी क्या बनती है, पोलर बॉडीज बनती है। हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है इसका, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, तो क्या है इसके हार्मोनल कंट्रोल्स है। इसमें क्या है, FSH, LH दोनों में कॉमन फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हमारा मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, सबको पता है। देखना क्या लिखा, टिप देखना, अगर टिप देख पाओ तो, क्रिएट कंपैरिजन टेबल्स फॉर क्लैरिटी एंड क्विक रिवीजन, तो क्या है आपका कंपैरिजन टेबल्स बनाना आना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन टेबल अगर बनाना आप सीख गए तो आपके लिए काफी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है। देखो अगला, व्हाट इज इम्प्लांटेशन, बेसिक सवाल सबको पता है, चैप्टर अगर पढ़ा है तो। इम्प्लांटेशन क्या होता है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो क्या होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल, सबको पता है क्या होता है, जब हमारा ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल से जाके अटैच हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या करता है, मैटरनल फीटल कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने का काम करता है। तो क्या है, जो बच्चा है उसका उसकी माँ के बॉडी के साथ कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने का काम कौन करता है, इम्प्लांटेशन करता है। और इससे फायदा क्या है, इससे फायदा क्या है, बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, गैसेस मिलेंगी, बच्चे को एक्सचेंज हो पाएगा, गैसेस का वेस्ट का एक्सचेंज हो पाएगा, जो बच्चे का वेस्ट है वो आपका माँ की बॉडी के थ्रू आपका बॉडी से बाहर निकल पाएगा। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, लगातार फायदा हो रहा है। अब देखो टिप क्या है, बी प्रिसाइज व्हेन एक्सप्लेनिंग प्रोसेसेस लाइक इम्प्लांटेशन, डायग्राम्स में इनहेंस योर आंसर। तो क्या लिखा है, बी प्रिसाइज व्हेन एक्सप्लेनिंग प्रोसेस लाइक इम्प्लांटेशन, तो क्या है, जब आप प्रोसेस को समझा रहे हैं थोड़ा सा प्रिसाइजली बात करो, यहाँ वहाँ की बातें मत करो। यहाँ वहाँ की बातें करोगे तो एग्जामिनर क्या है, आपसे बहुत बड़ा है, एग्जामिनर को बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वो समझ जाएगा कि आपने क्वेश्चन को आंसर को बड़ा बनाने का ट्राई किया है, उसको देखिए वो क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। तो यहाँ वहाँ की बातें मत करो, प्रिसाइज रहो। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, टू द पॉइंट बात करो, जितना आता है, जितना उस चीज से रेलिवेंट। मैंने कल भी बोला था कि आपको अगर 1-2 लाइन एक्स्ट्रा बढ़ानी है तभी बढ़ाना, जब क्या है, जब आपके पास इंफॉर्मेशन है वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड है। आलतू फालतू बातें अगर लिख के आओगे, इरिटेट हो जाएगा, एग्जाम में फालतू में नंबर काट लेगा। अब क्या लिखा, डायग्राम अगर बना दोगे, अब देखो एनसीईआरटी में इम्प्लांटेशन का डायग्राम दिया है, यहाँ पे मैं लेकर के उसको आया नहीं हूँ, लेकिन एनसीईआरटी में वो डायग्राम आपका दिया हुआ है, ठीक है, उसको चेक करना मिल जाएगा। अगला क्या है हमारा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, कितना 5-6 मार्क्स के होते हैं। क्या बोला है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म विद अ लेबल डायग्राम आपसे मांगा हुआ है। इसको थोड़ा सा अगर मैं ऊपर करूंगा तो ठीक रहेगा। पार्ट्स ऑफ स्पर्म थोड़ा सा लिख दो और डायग्राम बना दो, एनसीईआरटी का डायग्राम सभी के पास होगा एनसीईआरटी में। अब प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको आ जाएगी चीजें। तो क्या लिखा, हेड होता है, जहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और क्या होता है, एक्रोसोम होता है, मिड पीस होता है, मिडिल पीस इसको हम लोग बोलते हैं, मिडिल पीस यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, मिड पीस या फिर मिडिल पीस इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसमें क्या है, जो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, मोटिलिटी मतलब स्पर्म के मूवमेंट के लिए। अगला देखो, टेल, स्पर्म को आगे भेजने का काम करती है टेल। अगला क्या हमारा डायग्राम, प्रॉपरली लेबल हेड, मिड पीस, टेल, एक्रोसोम, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे आपका प्रॉपरली लेबल डायग्राम होना चाहिए। नीटली लेबल ऑल द पार्ट्स ऑफ डायग्राम, किसी भी डायग्राम को बनाओ उसके सारे पार्ट्स को बहुत अच्छे से लेबल करो। अगर तुम पूरा का पूरा लेबल नहीं भी कर सकते हो, उतना लेबल तो आपको करना है जितना आपसे एनसीईआरटी में किया हुआ है, जितना एनसीईआरटी के बुक में किया हुआ है, ठीक है। टिप ले लो भाई, टिप ले लो। टिप को हम लोग ऐसे करते हैं, तो नीटली लेबल को ऐसे करता हूँ। अगला क्या है, देखो, प्रैक्टिस ड्राइंग इट मल्टीपल टाइम्स ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो। अगर मल्टीपल टाइम्स हमने प्रैक्टिस कर ली तो क्या हो जाएगा भाई, जब इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं झंझट करूंगा तो भाई 2-3 दिन में लेक्चर पूरा होगा। क्या अगर आपने मल्टीपल टाइम्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर ली तो क्या हो जाएगा, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। देखो क्या लिखा है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल विद अ डायग्राम। डायग्राम कौन सा भाई, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब देखो, बहुत लोग इस डायग्राम को छोड़ के जाते हैं, टीचर से भी बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, टीचर कहता नहीं इंपॉर्टेंट। अब ये हो सकता है कि ये पूरा का पूरा डायग्राम तुमसे ना पूछे, तुमसे ये हार्मोन्स पूछ लेगा। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, जब भी मैं इसको पढ़ाता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं,
जरूरत आपको क्या पढ़ने की पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी पढ़ने की बस खाली वो डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर उस डायग्राम को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको थ्योरी पढ़ने की नीड पड़ेगी ही नहीं। तो क्या इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई ये डायग्राम एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैंने मान लिया, फिर भी इस डायग्राम को प्रैक्टिस करो, बार बार बनाओ, इससे क्या होगा तुम्हारा इस पूरे के पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। समझना। तो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज आपको बताने, पहला क्या होता है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिन। यहाँ पे क्या होती है, यूटेराइन लाइनिंग की शेडिंग होती है, जिससे क्या हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड्स वगैरह, ब्लीडिंग वगैरह आपको देखने को मिलती है। अगला क्या हमारा फॉलिकुलर फेज 6 से 13 डेज। यहाँ पे क्या करती है, फॉलिकल ग्रो करती है, कहाँ पे, एफएसएच के कंट्रोल में। एस्ट्रोजन लेवल क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है इस समय, ठीक है, वो सब कुछ वहां पे दिया हुआ है। ल्यूटियल फेज 15 to 28 डेज। कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर बनती है, सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन टू प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहाँ बनता है, प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन होती है। अब देखना क्या लिखा, टिप देखो, ड्रॉ द साइकिल ग्राफ शोइंग हार्मोन लेवल्स फॉर अ डिटेल्ड आंसर। देखो क्या बोल दिया, साइकिल ग्राफ ड्रॉ करो, हार्मोन लेवल वहां पे दिखने चाहिए, जिससे क्या होगा आपका आंसर। अगर आपको डिटेल्ड आंसर देना है तो आपको ग्राफ छोड़ करके तुम नहीं जा सकते, वो ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये ग्राफ है ये। अगला देखो, सवाल नहीं क्या अगला, अच्छा ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी आते हैं, अगर तुमको पता है तो, पढ़ाई किया तो पता होगा भाई, ये भी आते हैं। अच्छा इसको अगर मैं थोड़ा, मुझे मन कर रहा है कलाकारी करने का, ये अगर इस तरीके से नहीं हो सकता क्या, अच्छा इतना मूवमेंट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक ठीक ठीक, चलो हमारे पास डायरेक्ट ये भी तो है, ऐसे बना देंगे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, सवाल क्या, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया जिसके ऊपर सवाल बार बार पूछे जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर क्या क्या होते हैं पार्ट्स आपके इंक्लूड। अब यहाँ पे क्या लिखा, सीधा तुमसे पूछा डायग्राम, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा झंझट लिखी नहीं गई है, बस खाली तुमको बताया गया कि ये पार्ट्स आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बार बार बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा तैयार हो जाएगा। देखना क्या है सवाल, टिप क्या है, टिप क्या है हमारी, डायग्राम ऑफन कैरी मार्क्स। डायग्राम क्या होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, डायग्राम में तुमको मार्क्स मिल जाते हैं, डायग्राम में गलती करने का चांस नहीं होता है। एक दो, देखो मैं एक बता रहा हूँ सीक्रेट, अगर एक दो पार्ट तुमने छोड़ भी दिया, लेबल नहीं भी किया, तो भी एग्जामिनर उसको उतना ध्यान से देखता नहीं है, तो इसलिए डायग्राम बनाने का ट्राई किया करो। अगला क्या है, सो लेबल नीटली एंड ड्रॉ लार्ज इनफ टू शो द डिटेल्स। लार्ज इनफ बनाओ डायग्राम, अगर आपको बना भी रहे हैं तो बड़े बड़े डायग्राम होने चाहिए। डायग्राम क्या होने चाहिए तुम्हारे, बड़े डायग्राम होने चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर उसको देख पाए अच्छे से। अगला देखो, आखिरी हमारा सवाल नहीं अभी और है, देखो सवाल क्या है, फिर क्या आ गया हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन, ये भी आते हैं भाई, अगर तुमको पता है तो केस बेस्ड भी अब आने लगे हैं और अच्छी खासे आने लगे हैं। अब तो नया वाला इसमें रूल भी आया कि केस बेस्ड सवाल आएंगे बहुत सारे। तो पूछा, अ पेशेंट इज फाउंड टू हैव लो लेवल्स ऑफ एलएच एंड एफएसएच। तो क्या है, एक पेशेंट है, देखो भाई सवाल केस बेस्ड को कैसे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें तुमको हर एक सवाल में लगानी पड़ेंगी। क्या लिखा है, एक पेशेंट है जिसके अंदर क्या है, एफएसएच का लेवल लो है और एलएच का भी क्या है लेवल उसके अंदर लो है। देखो आगे, एक्सप्लेन द पोटेंशियल इफेक्ट, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इन हार्मोन्स के लेवल लो होने से क्या इफेक्ट होता है। पोटेंशियल इफेक्ट पूछा है, पोटेंशियल इफेक्ट, ठीक है, क्या इफेक्ट होगा अगर एफएसएच लो है, रिड्यूस्ड फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकल्स में डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस भी आपकी इफेक्ट हो जाएगी उससे। अगर एलएच लो है, ओव्यूलेशन नहीं होगा भाई, क्योंकि एलएच सर्ज के टाइम में क्या होता है, ओव्यूलेशन, तो जाहिर सी बात है, और टेस्टोस्टेरोन का भी प्रोडक्शन वहां पर देखने को आपको ठीक से नहीं मिलेगा। ऑलवेज रिलेट द केस टू द हार्मोनल रोल्स एंड देयर इफेक्ट फॉर फुल मार्क्स। तो क्या है, जो भी केस दिया है, जैसे अभी इसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, तो क्या है, जो भी केस दिया उसको रिलेट करो कि हार्मोन का काम क्या था, ठीक है। जो आपका केस दे दिया कि ये हार्मोन कम है, उसका काम क्या था, जो उसका काम था वही नहीं होगा। कम है हार्मोन तो उसका काम था वही नहीं होगा। कोई आदमी एक काम को कर रहा है, जैसे मान चलो मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा तो आपको मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, बायोलॉजी आप नहीं पढ़ पाएंगे एक दो दिन, वही वाली बात है ना। तो वो हार्मोन एक काम को कर रहा है, जैसे हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच है, वो क्या कर रहा है, ओव्यूलेशन में हेल्प कर रहा है। अगर वो हार्मोन कम हो गया तो वहां पे ओव्यूलेशन नहीं होगा, सिंपल बात है आपकी, ठीक है। तो आपका इफेक्ट फॉर फुल मार्क्स। एक सवाल मैंने आपके लिए यहाँ पर लेकर के मैं आया हूँ, क्योंकि एसर्शन रीजन, हालांकि हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स और इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं एसर्शन रीजन, क्योंकि बच्चों को डाउट होता है, इसलिए मैं एक सवाल ले आया हूँ, जिससे क्या हो कि बच्चों को चीजें थोड़ा सा समझ में आ जाए। क्योंकि एसर्शन रीजन सॉल्व करने में हमेशा बच्चे बोलते हैं कि उनको दिक्कत होती है, देखना बड़े ध्यान से। एसर्शन क्या है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द
एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। सबको पता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में ही फर्टिलाइजेशन होती है। अगला देखो, रीजन क्या दिया, द फैलोपियन ट्यूब प्रोवाइड्स अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर फ्यूजन ऑफ गैमेट। कंड्यूसिव मतलब क्या है, फेवरेबल, हम लोग क्या बोल सकेंगे, फेवरेबल इन्वायरमेंट। तो क्या है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होती है, इन्वायरमेंट जो होती है, जो आगे हालात है वो क्या फेवरेबल है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के लिए। ठीक है, अब देखो एसर्शन पढ़ो, बीच में लगाओ बिकॉज। ठीक है, अगर बिकॉज के बाद जो स्टेटमेंट आपका क्या बन गया स्टेटमेंट, अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब बिकॉज द फैलोपियन ट्यूब प्रोवाइड्स अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेंस बना रहा है स्टेटमेंट, बना रहा है, ऑप्शन ए, खत्म बात हो गई। अगर नहीं बना रहा है और दोनों स्टेटमेंट सही हैं अपने आप में, दोनों के दोनों सेपरेटली सेंस बना रहे हैं, ठीक है, अगर दोनों स्टेटमेंट सेपरेटली सेंस बना रहे हैं लेकिन दोनों में बिकॉज लगाने के बाद सेंस नहीं बन रहा है तो बी। अगर ए बना रहा है सेंस और बी और ये नहीं बना रहा है सेंस सेपरेटली भी, तो क्या लगाओगे, सी। और अगर ए सेंस नहीं बना रहा है सेपरेटली और आर बना रहा है तो क्या लगाओगे, डी। इस तरीके से असर्शन रीजन सवाल तुमको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये तरीका है असर्शन रीजन सवाल सॉल्व करने का, ये लोग नहीं बताते हैं और बच्चे असर्शन रीजन सवाल आते हुए उनको पूरा चैप्टर तैयार है फिर भी वो लोग जान नहीं पाते कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि अभी नया नया आया, अभी ये कुछ दो चार सालों में इस तरह के सवाल आने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, इसी पे हमारा ये लेक्चर होता है खत्म। बोलना चाहूँगा सभी को मैं थैंक यू। ऐसे ही हम लोग इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपके सपोर्ट की हमको जरूरत पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ये लिख करके जाएं कि भाई मज़ा आया और चीज़ें आपकी रिवाइज हो गई और आपको अच्छी अच्छी टिप्स मिली हैं और आगे क्या मैं इस सीरीज पे और भी कौन कौन से चैप्टर आप चाहते हैं। हालांकि मैं एक लाइन वाइज बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई चैप्टर पहले चाहिए तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट में लिख करके जाना और लाइक करके जाना और शेयर करो भाई वीडियोज़ को। ठीक है, थैंक यू गाइस।